हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन को, और देन हमने उसकी वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी किया था। आज हम लोग उसी डिस्ट्रीब्यूशन की थोड़ी सी एक्सटेंशन करेंगे और ये देखेंगे कि जब आपके पास किसी भी एनक्लोज सिस्टम के अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो गैस के मॉलिक्यूल्स असल में किस तरीके से मूव करते हैं। आ, वो उन उन उनके दरमियान जो कोलिजन होता है, वो किस तरह का होगा, या उनकी जो वेलोसिटीज होंगी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती हैं या नहीं, या वो रैंडम डायरेक्शन में मूव करेंगे, या फिर अम, कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी वो अचीव कर सकते हैं, कितनी नहीं कर सकते, किस तरीके से उनकी डिस्पर्शन वगैरह होगी। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस को हमने डिस्कस करना है। इसमें इसमें कुछ चीजें मैं आप लोगों को डायरेक्ट करवाऊंगा आपकी बुक से। आप जैसे मैं आपकी बुक से ये आर्टिकल 5.2 असल में स्किप कर रहा हूँ। अम, इसको स्किप करने की वजह ये है कि इसमें जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ये मैं आपको डायरेक्ट इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि मैं इसकी डेरिवेशन काफी एक लेंथी प्रोसेस है, और शायद मैं इसको पार्टीशन फंक्शन करवाने के बाद आपको दोबारा करवाऊँ। तो फिलहाल मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, लेकिन इसमें जो फॉर्मूला लिखा हुआ है उसको हम एज इट इज ही लेके चलेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट कि हम लोगों ने क्या करना है, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। आप लोगों को याद होगा पिछली बार हमने कुछ रिलेशंस डिराइव भी किए थे मेरा ख्याल है, प्रोबेबल वेलोसिटी के और मैक्सिमम वेलोसिटी के। मेरा ये मैंने आप लोगों को दिए थे ड्राइव करने के लिए रिलेशन। नहीं नहीं, आप लोगों ने पिछली बार वी एक्स और हाँ, ठीक है। हम लोगों ने पिछली बार जो रिलेशंस डिराइव किए थे वो कुछ ये थे। ये जीरो थी। अम, ये हमारे पास 2 kT/πm के बराबर थी। और Vx² हम लोगों ने kT/m के बराबर फिगर आउट किया था। ये मेरे ख्याल में आप लोगों ने इनकी इनकी डेरिवेशन करनी थी, खुद से प्रैक्टिस की थी, इनकी हो गए थे डेराइव रिलेशन ये सारे। जी, किसी ने कोशिश की थी इनको सॉल्व करने की? हो गए थे। ये सॉल्व हो गए थे आपसे डिटेल के साथ? जी जी सर जी किए थे, लेकिन हाँ, सही कुछ पॉइंट थे उनकी समझ नहीं आ रही थी। ओके, तो आप लोगों को मेरे से डिस्कस करने चाहिए थे आखिरी पिछले हफ्ते। बहरहाल, ये यहाँ तक हमने ड्राइव कर लिया था। ये बेसिकली रिलेशन थे हमारे पास वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के। अब हम लोगों ने डेरिवेशन करनी है स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। आपको पता है स्पीड और वेलोसिटी में क्या फर्क है, तो बस वही फर्क यहाँ पर भी हमारे पास है कि यहाँ पर हम वेलोसिटीज के लिहाज से इनको मेजर कर रहे थे। अब हम प्रॉब्लम को किसी गैस की मॉलिक्यूलर स्पीड्स की डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करना चाह रहे हैं। कि अगर आपके पास किसी कंटेनर में कोई गैस मौजूद है, सो लेट्स सपोज कि वो कंटेनर ये कंटेनर मौजूद है, इसमें गैस के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, और रैंडम डायरेक्शंस के अंदर मूव कर रहे हैं। हमें नहीं पता कि इनमें इनमें डेफिनेटली हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स भी होंगे, इनमें लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स भी होंगे। अब क्वेश्चन ये है कि वो मॉलिक्यूल्स किस तरीके से खुद को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किस तरीके से खुद को डिस्पर्स करेंगे। कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स किसी खास रीजन के अंदर मौजूद हो सकते हैं, या वो मॉलिक्यूल्स कितनी एवरेज वेलोसिटी कंटेन कर सकते हैं, कितनी एवरेज स्पीड उनकी हो सकती है, या मैक्सिमम स्पीड वो कितनी अचीव कर सकते हैं किसी वेलोसिटी के अंदर। लाजमी अब जैसे यहाँ पर एक रीजन ये वाला ले लेते हैं, इस रीजन के अंदर वेलोसिटी का और इस रीजन के वॉल्यूम का क्या ताल्लुक है। ये एक पूरा रीजन है।
इस रीजन के अंदर जो मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे उनकी स्पीड क्या होगी, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि किसी रीजन के अंदर मॉलिक्यूल्स ने अकोमोडेट किस तरीके से होना है। सो यहाँ पर असल में हम इस चीज को स्टडी करना चाह रहे हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर जो हम डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करते हैं उसको मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। सो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन असल में कहलाती है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन। इस डिस्ट्रीब्यूशन की डेरिवेशन में आप लोगों को अलबत्ता नहीं करवा रहा, जो मैंने आपको बताया था कि मैं फिलहाल इसको स्किप कर रहा हूँ। सो इसको आप वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कह लें या स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कह लें, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही बात है। सो यहाँ पर ये रिलेशन हम लोग इसके लिए यूज कर रहे हैं, ये हमारे पास रिलेशन है। ये आया कैसे, फिलहाल इसको भूल जाएं। ऑल इसकी डेरिवेशन आपकी बुक में की हुई है, आप लोग देखना चाहें तो उस तरीके से कर सकते हैं। बहरहाल उसको हम किसी और वक्त डिस्कस करेंगे कि पार्टीशन फंक्शन इसको कैसे ड्राइव करते हैं। यहाँ पर अब एन क्या चीज है, एन आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ एटम्स आप इनको कह रहे हैं, या बेसिकली नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास एन। 4 पाई कांस्टेंट है। सो जब हम ये सारा काम कर रहे होते हैं, मैं एक दो चीजें यहाँ पर आप लोगों को वैसे क्लियर कर दूं कि ये सारा काम हम करते हैं वेलोसिटी स्पेस के अंदर। आप लोगों ने अभी तक कोऑर्डिनेट स्पेस के बारे में पढ़ा होगा, आप लोगों ने कार्टेशियन स्पेस पढ़ी होगी, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के बारे में पढ़ा होगा। इसी तरीके से हमारे पास मुख्तलिफ तरह की स्पेसेस एग्जिस्ट करती हैं। हम स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स में दो स्पेसेस को वाइडली यूज करते हैं कार्टेशियन वगैरह के अलावा, फेज स्पेस और वेलोसिटी स्पेस। और ये हम अपनी मर्जी से वहाँ कोई भी स्पेस डिफाइन कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपनी आसानी के लिए, क्योंकि हमने वेलोसिटीज को डिस्कस करना है, लिहाजा हमने एक स्पेस की ऐसी डिफाइन कर लेंगे यहाँ पर जिसका ये वाला एक्सेस वी एक्स को डिनोट करता है, ये एक्सेस वी वाई को करेगा और ये एक्सेस वी जी को करेगा। अब इसके अंदर हम कोई कोई सॉलिड स्फीयर ले लेते हैं। इस स्फीयर के अंदर कोई भी सॉलिड बॉडी ले लें, इस स्फीयर का कोई किसी वॉल्यूम एलिमेंट के अंदर से, ये वॉल्यूम एलिमेंट है डीवी। हमने इस वॉल्यूम एलिमेंट के अंदर फाइंड करना है कि मॉलिक्यूल्स की स्पीड क्या होगी, मॉलिक्यूल्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी। इज इट क्लियर? क्या हम बेसिकली क्या करना क्या चाह रहे हैं? जी सर। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग यहाँ पर मेरे से पूछ लें। सो इस पूरे स्फेरिकल शेल के अंदर जो नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स होंगे उनको हमने एन का नाम दिया है। ये जो 4 पाई का फैक्टर है ये बेसिकली स्फीयर की वजह से आता है, क्योंकि इसका मैक्सिमम रेट्स की रेडियन एंगल, सॉलिड एंगल 4 पाई के बराबर होता है। सो देन इसी तरह ये फैक्टर भी किसी कैलकुलेशन की वजह से आता है जब हम इसको सॉल्व करते हैं। सो लेकिन बहरहाल फिलहाल उसकी हमें जरूरत नहीं है। और ये और यहाँ पर जो हमने डी वी लिखा है, ये इस रीजन का वॉल्यूम है। इस रीजन के अंदर कितने गैस मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, इसको हमने डी एन का नाम दिया हुआ है। सो अब कर यहाँ पर ये रहे हैं कि हमने यहाँ से एन से डिवाइड कर देते हैं इस तरफ, तो आपके पास ये सारा फैक्टर बच जाएगा। अब ये जो चीज मौजूद है आपके पास, ये सारा फंक्शन, इस फंक्शन को हम नाम दे देते हैं एक और फंक्शन एफ वी का। तो इसे हमने सिर्फ एक नाम दे दिया यहाँ पर। और इसके अंदर और इसमें कोई खास चीज नहीं इस फंक्शन में। अच्छा, अब हम असल में हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये फंक्शन मैक्सिमम कब होगा। जहां पर ये फंक्शन मैक्सिमम होगा वहां पर आपके पास ये फ्रैक्शन कांस्टेंट हो जाएगी, ऐसे ही होगा। जहां पर आपके पास ये फंक्शन मैक्सिमम होगा इसका मतलब है कि अभी ये फंक्शन इंक्रीज करना या डिक्रीज करना रुक गया है, ये मैक्सिमम हो चुका है। जब ये फंक्शन मैक्सिमम होगा तो इसका मतलब है कि ये नंबर कांस्टेंट हो गया है। जब ये नंबर कांस्टेंट होगा तो इसका मतलब ये है कि अब डी ऑफ एन के अंदर किसी किस्म की तब्दीली नहीं आ रही, ऐसे ही है। जी सर। सो अगर हम ये फाइंड करना चाहते हैं कि आपके पास ये नंबर किस वक्त मैक्सिमम होगा, डेफिनेटली ये सारी चीजें तो कांस्टेंट है, ये नंबर भी कांस्टेंट है, इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल मौजूद है जिसको हमने वी का नाम दिया है। तो जब आपके पास वी मैक्सिमम होगा उस वक्त ये फंक्शन चेंज होना खत्म हो जाएगा। यानी हमें अगर मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड करनी है तो हमें इस फंक्शन को वी के लिहाज से डिफरेंशिएट करना होगा और उसको जीरो के बराबर रखना होगा। यही वो तरीका है जिसके जरिए आप मैक्सिमा और मिनिमा इवेल्युएट करते हैं। अगर आपने कैलकुलस आपको याद हो बीएससी की, ऐसे ही करते हैं हम लोग। बेसिकली इनको एक्सट्रीमम भी कहते हैं, स्टेशनरी पॉइंट्स कह लें या इनको एक्सट्रीमम कह लें, बहुत सारे नाम हैं इनके।
सो आप इस फंक्शन इस वेलोसिटी फंक्शन को, इसको मैं नाम दे देता हूँ, चले इसको मैं वेलोसिटी फंक्शन कह देता हूँ। सो इसको हमने अब डिफरेंशिएट करना है। सो ये सारा फंक्शन हमने यहाँ पर लिख लिया, अब इसको डिफरेंशिएट करना शुरू हो जाए। ये सारे नंबर कांस्टेंट के तौर पर बाहर आ जाएंगे और आपके पास इसको सिंप्लीफाई करना है, इस पर पावर रूल अप्लाई कर दें और प्रोडक्ट रूल, जो भी आप लोग करना चाहते हैं उसको सिंप्लीफाई करते रहें। अच्छा, सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास फाइनल सिचुएशन ये बन जाएगी। अब हमें पता है इस बात का कि वी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि वी जीरो होने का मतलब है कि मॉलिक्यूल्स रेस्ट की हालत में आ गए हैं। अगर मॉलिक्यूल्स रेस्ट की हालत में आ गए हैं तो फिर तो डिस्ट्रीब्यूशन होगी ही नहीं, तो लिहाजा वी जीरो नहीं हो सकता। क्यों? इफ वी जीरो, नो मोशन नो डिस्ट्रीब्यूशन। तो बेसिकली हम एमपी डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस नहीं कर सकते, तो लिहाजा वी जीरो नहीं यहाँ पर हो सकता। हाँ, जो पैरेंथेसिस के अंदर टर्म आ रही है उसको हमने जीरो के बराबर एडजस्ट कर लिया है। इसको सिंप्लीफाई कर लें, सो जो रिलेशन आपके पास मिलेगा वो ये रिलेशन होगा, इसको हम मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कहते हैं। और देन आप इस चीज को चेक करें कि ये जो मैंने यहाँ पर के ओवर एम को रिप्लेस किया आर बाई एम के साथ, ये ये मुझे याद नहीं है कि ये केमिस्ट्री का कौन सा फॉर्मूला है। बेसिकली हम कुछ इसी तरह का काम कर रहे हैं, और इस एन को मेरे ख्याल में हम एन ओवर एन ए लिखते हैं, और देन फिर यहाँ से इस एन ए को आई गेस के एम कुछ इस तरह की फॉर्म में लिखते हैं। ये एक दफा आप लोग देखना पड़ेगा आप लोगों को किसी केमिस्ट्री की बुक से। तो बहरहाल ये एक सब्स्टिट्यूशन होती है के बाई एम को आर बाई एम में चेंज करने की। आर क्या चीज है? आर आपके पास आइडियल गैस कांस्टेंट है, और एम मॉलिक्यूलर मास है। तो ये आप कन्वर्जन देख लीजिएगा कि मोलेकुलर मास को एटॉमिक मास में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो ये वहां से आपको पता लग जाएगा। मुझे उसमें इस वक्त कुछ वो कर रहे हैं। के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। आमतौर पर इसको के बी लिखा जाता है, लेकिन मैं इसको यूजली के से रिप्रेजेंट करता हूँ, वो सिर्फ लिखना आसान हो जाता है, लेकिन ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। सर जी ये स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट नहीं, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट सिग्मा होता है। सो इस तरीके से जो आपके पास वेलोसिटी आएगी उसको हम मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का नाम देंगे। अच्छा, यहाँ तक कोई और क्वेश्चन आप लोगों का है तो देख लें, कुछ पूछना है तो। नो सर। अच्छा, अब दोबारा से एक चीज देखें, इसको मैंने वी एम कहा है और ये हमने निकाला है, स्क्वायर रूट ऑफ टू को अलग कर लें, के टी ओवर एम को अलग कर लें। अच्छा, इससे पहले हमने रिलेशन फाइंड किए थे वी का, उसमें एट ओवर पाई को मैं अलग कर लेता हूँ, के टी ओवर एम को अलग कर लेता हूँ, ये रिलेशन हमने जो ड्राइव किए थे पिछले क्लास में, और वी आर एम एस को अलग कर लेता हूँ। ये हमने रिलेशन पहले ड्राइव किए हुए हैं। अगर हम इनको कंपेयर करना चाहें तो हम देख सकते हैं कि ये तो नंबर कांस्टेंट आ रहे हैं, इनको भूल जाएं कि स्क्वायर रूट ऑफ टू इज लेस देन 8 पाई, 8 बाई पाई स्क्वायर रूट लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो इसका मतलब ये है कि वी मैक्स सबसे कम होती है, देन आपके पास वी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू है, और देन वी आर एम एस है। सो ये इनकी वेलोसिटीज के दरमियान रिलेशन निकलता है। तो जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है वो असल में रूट मीन स्क्वायर और एवरेज से बहुत कम होती है, और डेफिनेटली उसमें उसमें अ, अम, उसमें उसमें ये इसमें कोई बहुत ज्यादा हैरानी की बात भी नहीं कि मैक्सिमम वेलोसिटी हमारे पास कम क्यों आ रही है, क्योंकि ये प्रोबेबिलिस्टिक वेलोसिटी है, ये एक्चुअल वेलोसिटी नहीं। ये बहुत कम मॉलिक्यूल्स होंगे जिस वेलोसिटी को अचीव करेंगे। सो ओवरऑल जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी मॉलिक्यूल्स की वो कोलिजन की वजह से, कोलिजन की वजह से तमाम मॉलिक्यूल्स एक ही जैसी वेलोसिटी पर आ रहे होंगे जितना गैस के अंदर कोलिजन हो रहा होता है। सो कोई भी मॉलिक्यूल फ्रीली एक वेलोसिटी के साथ मूव नहीं कर सकता।
तो जिसकी वजह से उनकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी डेफिनेटली ज्यादा होगी। अच्छा, अब आप लोगों ने ना एक और भी काम करना है। आप लोगों ने ना इसका इसका प्लॉट बना के देखना है। इसका इसका इसको ट्राई यहाँ से आपको बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स मिल सकते हैं। इनको इनका प्लॉट भी आप बना सकते हैं। और ये ट्राई कीजिएगा इसका प्लॉट ड्रॉ करने की कि यहाँ पर वी और एफ वी के दरमियान क्या प्लॉट बनता है। मैंने आपको पाई मैटलैब वगैरह का तो बताया ही हुआ है, या फिर डेस्मोस कोई भी टूल यूज करके चेक करें कि इनका प्लॉट क्या बनते हैं। और इंटरेस्टिंगली आप देखेंगे कि ये प्लॉट भी गॉसियन ही आता है। और सर ये के बाई एम जगह आर बाई एम क्यों चेंज किया है? सिर्फ वैसे ही उसका एक फार्मूला लिख दिया हमने मॉलिक्यूलर मास की फॉर्म में, और कोई खास रीजन नहीं है। अच्छा। मतलब कभी कभार न्यूमेरिकल्स करते वक्त हमें एम नहीं दिया होता तो हमें कैपिटल एम गिवन होता है। सो उससे फिर हम ये, अब मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा कि ये बार मैं याद, अगर आप लोग, मेरा ख्याल है केमिस्ट्री में आप लोगों को याद ही होगा, ये सेकंड ईयर की केमिस्ट्री या फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में भी रिलेशन लिखा हुआ है। वरना फिर मैं नहीं, आपको देख के बता दूंगा। हमने कभी हिस्ट्री नहीं पढ़ी। अच्छा सही है। चलिए मैं ना आपको ये इसको रिलेशन ढूंढ के फॉरवर्ड कर दूंगा क्लासरूम के अंदर। जी सर। अच्छा, अब अगला काम हमने दोबारा से एक रिलेशन डिराइव करना है जो आप पहले कर चुके हैं, एवरेज वेलोसिटी का। ये आप लोगों ने, मेरे को पता नहीं, कुछ लोगों के इश्यूज आ रहे थे तो मैंने इसको मुझे कुछ ईमेल्स भी आई थी, तो बार मैंने इसको यहाँ पर ऐड कर दिया। बार हम अब इसी रिलेशन को आ, इस डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। पिछली बार हमने इसको किसी और तरीके से फाइंड किया था, लेकिन अब हम इस डिस्ट्रीब्यूशन वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे इसको कैलकुलेट करने के लिए। अच्छा, आपको पता है एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? किसी भी फंक्शन की अगर एवरेज लेनी होती है, सो अगर मैंने एक्स की एवरेज लेनी है, सो इसका असल में मतलब ये होता है कि हम ये वाला काम करते हैं। सो यहाँ पर भी हमने इस रिलेशन को इसी फॉर्म में लिखा है। सो यहाँ पर डेल्टा एन बेसिकली नंबर ऑफ एटम्स है किसी भी गिवन रीजन के अंदर जो आ रहे होंगे, हम उनके ऊपर सम कर रहे हैं। सो अगर आप पूरे के ऊपर सम करना चाह रहे हैं तो बेसिकली ये प्रोबेबिलिटी, ये बेसिकली आपके पास लाइन एलिमेंट होगा किसी भी चीज का। सो लेट्स सपोज कि अगर मैं किसी किसी कंटिन्यूम के अंदर मौजूद हूँ और मैंने एक्स फाइंड करना है। अगर आपको याद हो, ये वाला काम आप करते रहे हैं सेंटर ऑफ मास की कैलकुलेशंस के अंदर, जहां पर आप इन रिलेशंस को ऐसे लिखते थे, एम डी एक्स ओवर कैपिटल एम। यस। सो ये बेसिकली हमने उसी तरीके से इस रिलेशन को लिखा है एवरेज फाइंड करने के लिए। क्लियर? सो मैं अगर लिखना चाहूँ तो मैं इसको यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ, ये डी एन, तो फिर ये चीज बन जाएगी वी डी एन ओवर एन, क्योंकि यहाँ पर आपके पास ये चीज भी डी एम के बराबर आती है। सॉरी, मैंने उल्टा लिख दिया था, ये एक्स डी एम होता है। अच्छा, अब मसला हमें सिर्फ ये है कि हमने डीएन कैसे फाइंड करना है, और यहाँ पर हमें सॉरी सॉरी हमने वी एवरेज फाइंड करना है। सो डीएन की वैल्यू हमें गिवन है। यहाँ से इस 1/n को बाहर कर लें, ये अलग आ गया। ये सारा रिलेशन हमने एज ये वी के बाद ये जितना भी रिलेशन है, ये सारा रिलेशन हम लोग पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था। सो इंटीग्रेट इसको करना है जीरो से इन्फिनिटी तक। क्यों जीरो से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट करना है? क्योंकि कोई भी अगर मॉलिक्यूल है वो रेस्ट से स्टार्ट करेगा और मैक्सिमम वेलोसिटी तक जाएगा। रेस्ट पे उसकी स्पीड जीरो हो सकती है, और जब वो मैक्सिमम पर जाएगा तो डेफिनेटली उसकी स्पीड इनफाइनाइट हो सकती है। तो ये एक पूरी डोमेन है आपके, सॉरी ये एक पूरी रेंज है आपके पास जिसपे मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी हो सकती है। तो जीरो से इन्फिनिटी के दरमियान कोई भी नंबर उनकी वेलोसिटी हो सकती है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर इंसर्ट कर दें। यहाँ पर ये एन इसके साथ कैंसिल हो गया, 4 पाई और ये कॉन्स्टेंट ने सारे बाहर निकाल लिए। अंदर आपके पास इंटीग्रेशन में ये चीज बची। सो ये गॉसियन इंटेग्रल्स होते हैं। इस तरह के इंटेग्रल्स को हम लोग गॉसियन इंटेग्रल्स कहते हैं। आप लोगों ने बीएससी में इस तरह के सिंगल मैथ भी जिन्होंने पढ़ी उन्होंने भी इस तरह के इंटेग्रल्स किए होंगे कैलकुलस में। सो आप लोग इसको खुद करना चाहें तो खुद कर लें, लेकिन इसके 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 रिलेशंस ऑनलाइन आमतौर पर
आपको पेपर में भी गिवन होंगे इस तरह के इंटेग्रल्स के रिलेशन, और आपको इंटरनेट पे इजीली मिल जाएंगे। सो आप गॉसियन इंटेग्रल्स लिख के सर्च करें, वो आपको उनके डायरेक्ट रिलेशन दे देगा। सो इस लेकिन लेकिन मैं अक्सर जैसे कहता होता हूँ कि आपको कम से कम ये वाला जो एक रिलेशन है, ये मेरे ख्याल में हम पाई बाय अल्फा लेते हैं, कम से कम एक दफा इंसान को इस चीज की प्रैक्टिस लाजमी करनी चाहिए कि ये चीज इसके बराबर आती है कैसे। ये बहुत बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। सो आई डोंट नो कि आपने इसको ट्राई किया या नहीं किया। बाहर इस रिलेशन को हम, ये रिलेशन जो होता है इसकी इंटीग्रेशन, इसका एनालिटिकल सोल्यूशन या क्लोज फॉर्म सोल्यूशन 1/2 अल्फा स्क्वायर के बराबर आता है। इस तरह के सोल्यूशन क्लोज फॉर्म सोल्यूशन कहलाते हैं, और इनको एनालिटिक सोल्यूशन भी कहते हैं इंटीग्रेशन में। सो देन इसकी सिर्फ वैल्यूज यहाँ पर इंसर्ट कर दें और उसको सिंप्लीफाई कर लें। ये सिर्फ सिंप्लीफिकेशन चल रही है। सो यहाँ पर हमने उसकी अल्फा का स्क्वायर ले लिया, जो भी हमारा अल्फा आ रहा था। ओके, सो सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास कुछ ये वाला रिलेशन आ जाएगा। अब यहाँ पर 2/√5 को बाहर कर लें, इस m को अंदर ले जाएं, ये चीज बच गई आपके पास। ये जो, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 1.128 आ जाएगा। और ये जो नंबर आपके पास है, ये अभी हमने जो वेलोसिटी फाइंड की थी, प्रोबेबल वेलोसिटी, सो ये आपने एवरेज वेलोसिटी का रिलेशन फाइंड कर लिया है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की फॉर्म में, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि एवरेज वेलोसिटी मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एवरेज वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी से ज्यादा होती है, 1.12 टाइम्स ज्यादा होती है। इज इट क्लियर? इसमें कोई मुश्किल? नो सर। तो सिर्फ ये कैलकुलेशन है और इसमें कुछ भी नहीं है। बाय द वे, ये वैसे सारा काम आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। मैं अगर इसी रिलेशन को लेके चलूं जो हमने पहले किया हुआ, लेकिन हम उसको एक और तरीके से ड्राइव कर रहे थे असल में रिलेशन को। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं ऐसे करूं कि 4 × 2 कर दूं, KT/m कर दूं, सो 4 का स्क्वायर रूट 2 और ये पाई का स्क्वायर रूट, इसको इस स्क्वायर रूट ऑफ 2 को इसके अंदर इसके साथ ले जाएं, तो ये आप देख सकते हैं कि ये वही चीज बन गई है। तो लेकिन बहरहाल यहाँ पर उस वक्त हमने रिलेशन किसी और फॉर्मूले से किया था डिराइव, यहाँ पर हमने उसको मैथ की उसको उसको हमने वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू किया है। सो यहाँ पर ही हमारा चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। इसमें आपको, अच्छा ये बहुत पुराने नोट्स हैं, इनमें अगर कोई गलती हो तो देख लीजिएगा। ये मैंने जब पढ़ता था उस वक्त लिखे थे। आजकल कुछ मसरूफियत ऐसी है कि मुझे दोबारा से लिखने का टाइम नहीं मिल रहा, तो बस मैं पुराने वालों को ऊपर ही एनोटेट करता जाता हूँ पढ़ाते हुए। बहरहाल, इसमें हमने इस चैप्टर में हमने सेक्शन नंबर 5.3 नहीं करना, को छोड़ दें। जो प्रॉब्लम्स आपने यहाँ से करनी है, ये बिलंडल का चैप्टर नंबर 5 है। 5.1, 5.2, 5.3 और 5.4, इसकी आखिरी 3 प्रॉब्लम्स आपने नहीं करनी, 5, 6, 7 आपने नहीं करनी है। सो 5.4 अलबत्ता बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, और इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन आपने कैलकुलेट करना है कि V1/V इज इक्वल टू 4/5। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, और आई गेस कि इसको आप लोगों को ट्राई करना चाहिए। इसको देखने अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो। एक मिनट, मैं एक मिनट के लिए क्रॉस, मैं जरा माइक अपना म्यूट करता हूँ, एक मिनट। तब तक आप